स्पेशल रिपोर्ट में बात पुतिन के परमाणु बम को बेदम करने के प्लान की। थोड़ी देर पहले ब्रसल्स में नेटो मुल्कों की इमरजेंसी मीटिंग हुई है, खत्म हो चुकी है मीटिंग। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें थी क्योंकि यूक्रेन में रूस के खिलाफ नेटो के काउंटर प्लान पर इमरजेंसी मीटिंग में मुहर लगनी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के 30 मुल्कों ने मंथन किया। मीटिंग से जो बड़ी बात सामने आई उससे साफ है कि पुतिन अपने ही परमाणु जाल में अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मीटिंग में रूस के खिलाफ क्या बड़ा फैसला लिया गया है। नेटो इमरजेंसी मीटिंग में जो पहली बात है वो यही, एंटी टैंक एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन सप्लाई करेंगे। ये पहली बड़ी बात है, यानी हथियार देंगे। दूसरी बात, जल, थल और वायु में जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नेटो इमरजेंसी की बड़ी बात नंबर 3, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया में 4 नए बैटल ग्रुप्स की तैनाती की जाएगी। नेटो इमरजेंसी की बड़ी बात नंबर 4, बाल्टिक समंदर से ब्लैक सागर तक नेटो के कुल 8 जंगी बेड़े तैनात होंगे। नंबर 5, समंदर में युद्ध के बेड़ों की तैनाती होगी। अटैक पनडुब्बी की तैनाती भी की जाएगी। नेटो इमरजेंसी की बड़ी बात नंबर 6, रूस बॉर्डर पर जमीन पर सेना बढ़ेगी, आसमान में जेट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। बात नंबर 7, यूरोप में 1 लाख अमेरिकी और 40,000 नेटो देशों के सैनिक तैनात किए जाएंगे। बात नंबर 8, रूस को यूक्रेन पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेटो इमरजेंसी की बड़ी बात नंबर 9, चीन को रूस की मदद नहीं करने की चेतावनी दी गई है। और नंबर 10, पुतिन की मदद कर रहे बेलारूस को भविष्य में परमाणु परिणाम भुगत सकते हैं। और अब आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, क्योंकि नेटो की बैठक के बाद जो बन रही है तस्वीर, कितना बड़ा खतरा ये विश्व के लिए। नाटो हेडक्वार्टर में हुई आपातकाल बैठक में यूक्रेन बनाम रूस युद्ध में आगे क्या होने वाला है, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फैसले पर फुल एंड फाइनल मुहर लगा दी। पुतिन के परमाणु पर बाइडेन का प्लान रेडी। रूस पर अटैक होगा या नहीं, फैसला हो गया। पुतिन को हराने का इमरजेंसी रूट मिल गया। युद्ध भूमि में पुतिन को चारों खाने चित्त करने के लिए जो बाइडेन ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है, यानी पुतिन को चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति तैयार है। पुतिन के एटम बम को करेंगे बेदम, पुतिन के हाथ में थमाएगा कटोरा, पाई पाई को मोहताज होगा रूस, यूक्रेन जीतेगा और हारेगा रूस। आप सोचेंगे महायुद्ध के मंडराते बादल के बीच हुई नाटो की आपातकाल बैठक, G7 और यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ है कि मॉस्को में खतरे की घंटी बजने लगी है। खतरे की घंटी नंबर 1, पुतिन के अहम सलाहकार का इस्तीफा। खतरे की घंटी नंबर 2, रूस के रक्षा मंत्री अचानक अंडरग्राउंड। खतरे की घंटी नंबर 3, रूसी सेंट्रल बैंक चीफ का इस्तीफा। खतरे की घंटी नंबर 4, रूसी सेना में बगावत की आशंका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय नेटो हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में है और यहां पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मिलकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि किस तरह रूस से निपटने की आवश्यकता है। फिर वो यहां वॉर्सो आएंगे। पोलैंड इस समय खासा घबराया हुआ है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक नई रणनीति बन रही है रूस से निपटने के लिए, और रूस की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से निपटने के लिए एक तरह से तृतीय विश्व युद्ध का
सायरन बजा दिया है? क्या केवल अब औपचारिक घोषणा होनी बाकी है? आने वाले वक्त में क्या होगा, कितना बड़ा और कड़ा फैसला लिया जा चुका है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले बारूद वाली सुनामी कैसे होगी, एटम बम कहां कहां गिरेगा, इसे समझने के लिए बहुत गौर से 4 अलग अलग बयानों को आपको सुनने चाहिए, जो युद्ध भूमि में पुतिन एंड कंपनी के गेम ओवर का पूरा ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले पुतिन एंड कंपनी का परमाणु वाला टेप सुनिए। Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами. Ukraine possesses Soviet technologies and means to deliver nuclear weapons. We cannot ignore the real danger. Let me assure you, a responsible member of the international community committed to its obligations to non-proliferation of weapons of mass destruction. Russia is taking every possible measure to prevent Ukraine from getting nuclear weapons and respective technologies. पुतिन एंड कंपनी ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया, यानी परमाणु हमला। यही वो ताकत है जिसके दम पर पुतिन एंड कंपनी दुनिया को महायुद्ध के नाम पर डरा रही है। लेकिन अब इसी धमकी का काउंटर करने की तैयारी हो चुकी है। आखिर बाइडेन को रूस के खिलाफ बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? आप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान से समझ सकते हैं। Що ви цінуєте, але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. І світ чекає, і Україна дуже чекає. Чекає реальних дій, реальних гарантій безпеки від тих, чиє слово варте довіри і чиї дії можуть зберігати мир по-справжньому. Пропозиції всі на столі, наші потреби на столі, мир потрібен нам. Негайно. Відповіді тільки за вами. Я дякую тим, хто нам допомагає. Дякую вам. Слава Україні. जेलेंस्की ने यही दावा किया है कि अब दुनिया के पास आखिरी मौका है। अगर ये चांस हाथों से निकल गया तो समझिए पुतिन का बारूदी बुलडोजर पूरे यूरोप पर चलेगा। बाइडेन को भी पता है कि केमिकल बम से लेकर एटम बम का खतरा यूक्रेन पर मंडरा रहा है। Do you have any message? Do you have any message for Vladimir Putin? President, how concerned are you about the threat of chemical warfare right now? That Russia would use chemical weapons. How high is that threat? I think it's a real threat. Thank you. युद्ध काल के दौरान इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ब्रसेल्स आना, फिर यहां पोलैंड आना और एक के बाद एक ब्रसेल्स में 3 महत्वपूर्ण बैठक G7 के राष्ट्राध्यक्षों से, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से और इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य समीकरण की महत्वपूर्ण बैठक। संकेत यही कि कुछ बहुत बड़ा होने के आसार है। प्रश्न अब यही उठता है, क्या अमेरिका यूक्रेन पर किसी तरह बातचीत के लिए जोर डालेगा या फिर यूक्रेन को और उकसाएगा? और इस ऐसे में क्या पलटवार करेगा रूस? संकेत यही है कि अगले कुछ घंटों और दिनों में युद्ध के आसार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते युद्ध के। और अगर ऐसा हुआ और रूस की परमाणु धमकी और बढ़ी तो विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ क्या तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है? कैमरामैन ललित जोशी के साथ गौरव सावंत, वॉर्सो, पोलैंड, आज तक। तीसरे विश्व युद्ध के खतरे ने ही तो पूरी दुनिया को हैरान और इस वक्त डर में, खौफ में डाल दिया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो हम आपको बता दें, क्योंकि चाहे नेटो हो, G7 हो, यूरोपीय यूनियन हो, सबकी बैठक हो रही है। लेकिन नेटो की बैठक के बाद रूस यूक्रेन युद्ध पर नेटो की बैठक में फैसला लिया गया है। रूस को सख्त चेतावनी दी गई है। नेटो देशों ने यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा की है और कहा है फौरन रूस ये जंग खत्म करे। नेटो ने कहा यूक्रेन में रूस तुरंत युद्ध को बंद करे। हर क्षण होती हुई बर्बादी और तबाही पर नेटो ने कहा है कि रूस को अपनी सेना हटा लेनी चाहिए और इस युद्ध को तुरंत खत्म करना चाहिए। रूस पर दबाव तो नेटो देशों का है, लेकिन क्या असर होगा? रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा एटम बॉम्ब वाला जखीरा है। इतने एटम बॉम्ब की चंद सेकंड में दुनिया को तबाही मचा दे। लेकिन अब बाइडेन की अगुवाई में नेटो ने रूस के इसी एटम बॉम्ब को बेदम करने का प्लान तैयार कर लिया है। कैसे, आपको नेटो के प्लान के बारे में जरा सा बताते हैं।
पुतिन को रोकने के लिए नाटो और अमेरिका को रूस के एटम बम को बेदम करना होगा। ये क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए आपको बताते हैं कि रूस के बारूदी जखीरे में इस वक्त कितने एटम बम हैं। रूस के पास 5,977 एटम बम, अमेरिका के पास 5,428 एटम बम, चीन के पास 350 एटम बम, फ्रांस के पास 290 एटम बम, ब्रिटेन के पास 255 एटम बम, पाकिस्तान के पास 165 एटम बम, भारत के पास 160 एटम बम, इजराइल के पास 90 एटम बम, नॉर्थ कोरिया के पास 20 एटम बम। यानी रूस के पास दुनिया में एटम बम का सबसे बड़ा जखीरा है और रूस की तरफ से बीते 1 महीने में 3 बार परमाणु हमले की धमकी दी जा चुकी है। पुतिन बोले गिरा देंगे एटम बम, विदेश मंत्री बोले गिरा देंगे एटम बम, यूएन में बोला रूस गिरा देंगे एटम बम। भले ही यूक्रेन युद्ध के दौरान न्यूक्लियर कमांड को कॉम्बैट सर्विस के स्पेशल मोड पर रखने का ऑर्डर दिया है, लेकिन रूस एटमी हमले की तैयारी कर चुका है, जिसका मतलब है कि रूस परमाणु हमला करने से सिर्फ 1 कदम दूर है। यहां आपको याद रखना है कि 2020 में पुतिन ने 4 हालात में परमाणु हमले की बात कही थी। नंबर 1, रूस या उसके सहयोगी के इलाके में मिसाइल से हमला। नंबर 2, दुश्मन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर दे। नंबर 3, रूस के परमाणु हथियार ठिकानों पर हमला। नंबर 4, ऐसा हमला जो रूस के अस्तित्व को खतरे में डाल दे। ये तो रही बात रूस के परमाणु हमले की, लेकिन इसी हमले को बेदम करने के लिए अमेरिका और नाटो ने पूरी तैयारी कर ली है। एटमी हमले से बचाने वाला कवच देगा नाटो, मिसाइल रक्षा कवच से होगी यूक्रेन की सुरक्षा। पुतिन के एटम बम को बेदम करेगा नाटो। Russia must stop its nuclear saber rattling. This is dangerous and it is irresponsible. NATO is there to protect and defend all allies, and we convey a very clear message to Russia that the nuclear war cannot be won and should never be fought. We call on Belarus to stop doing exactly that and not be used by Russia to conduct this brutal war against a neighbor, Ukraine. सही सुना आपने। रूस के यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी के बीच नाटो देशों ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि यूक्रेन को परमाणु हमले से बचाने वाला मिसाइल सिस्टम दिया जाएगा। वहीं पोलैंड यात्रा से पहले ही अमेरिका ने रूस के एटम बम से निपटने का प्लान बना लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के पास टाइगर टीम के रूप में जाने जाने वाली एक स्पेशल टीम है, जिसे ये पता लगाने का काम सौंपा गया है कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को कैसे प्रतिक्रिया देनी है। सरल शब्दों में समझे तो अमेरिका उस बुरे हालात पर एक्शन प्लान तैयार कर चुका है जब रूस की तरफ से एटमी बम से हमला किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर टीम अमेरिका का एक इमरजेंसी एक्शन फोर्स है, जिसका गठन 28 फरवरी को किया गया था। जानकार बताते हैं कि अमेरिका की पूरी वॉर स्ट्रेटजी टाइगर टीम ही देखती है। इस टीम में कई बड़े एक्सपर्ट हैं जो अपने अपने फील्ड के जीनियस हैं, युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर हैं। परमाणु हमले से लेकर केमिकल और जैविक हथियार युद्ध से निपटने में ये टीम माहिर है। यूक्रेन महासंकट पर नजर रखने और उससे निपटने पर चर्चा करने के लिए टीम के मेंबर हर हफ्ते में 3 बार बैठक कर रहे हैं। अमेरिका ने किसी भी हालात से निपटने की रणनीति बनाई है, जिसका मतलब है अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका एक बार फिर हिरोशिमा या नागासाकी जैसा इतिहास दोहरा सकता है। पोलैंड से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। रूस के खिलाफ नेटो देश लामबंद हो चुके हैं। रूस की जो परमाणु धमकियां हैं, उसकी वजह से अमेरिका से लेकर यूरोप तक और सभी नेटो देशों में खलबली मची हुई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं पोलैंड से, हमारे साथ गीता मोहन मॉस्को से जुड़ रही हैं, राजेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा इस वक्त कीव से। सबसे पहले गौरव आपके पास आते हुए, सबकी नजर आज नेटो की इस बैठक पर थी। क्या ऐसा कुछ बड़ा निकल पाया है जिसकी वजह से ये जो कह रहे हैं नेटो की तरफ से कि पुतिन युद्ध को बंद कर दें, जाहिर तौर पर उन पर यह सब दबाव चलने वाला नहीं है, लेकिन
क्या इसकी वजह से कोई बड़ा कदम मतलब झिल्लाहट में ही पुतिन उठा सकते हैं? नेटो मुल्कों की बैठक के बाद आज बड़ी बात हमारे दर्शक क्या समझे? गौरव सावंत। एक प्रयास है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से यह दिखाने के लिए कि नेटो के सभी सदस्य देश एक मत है, एकजुट है, एक मंच पर है। लेकिन क्या यह असल में जमीनी स्थिति है जब हंगरी जैसे देश, जर्मनी जैसे देश ऊर्जा के ही प्रश्न पर पूरी तरह से अलग अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं रूस से? रूस के राष्ट्रपति एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति के तहत यूक्रेन पर वार कर रहे हैं और उनका मकसद बहुत साफ है। लेकिन क्या नेटो देश एकमत है कि क्या पलटवार करने की आवश्यकता है और किस तरह से? क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो हैं उनकी निराशा एक तरह से साफ तौर पर झलक रही है। वो एक तरह से ब्लैंक चेक मांग रहे हैं नेटो से, हथियारों के लिए ब्लैंक चेक। उनकी दो बड़ी गुजारिश थी जिनको नहीं माना गया, एक नो फ्लाई जोन की और दूसरी एक पीस कीपिंग फोर्स की यूक्रेन में। दोनों से नेटो ने किनारा कर दिया और यह साफ दर्शाता है कि नेटो रूस के साथ सीधे तौर पर युद्ध लड़ना नहीं चाहता, खासतौर पर तब जब रूस ने परमाणु हथियारों की धमकी दे दी है और इससे नेटो इसमें उलझना नहीं चाहता। वो आर्थिक प्रतिबंध और लगा देंगे, हथियार और दे देंगे, लेकिन लड़ना राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को अकेले ही पड़ेगा और इसमें वो रूस के सामने 29वें दिन 19 ही नजर आ रहे हैं, 21 नहीं। बिल्कुल। राजेश, जल्दी से एक बार आपके पास आते हैं, कीव में क्या हालात हैं इस वक्त, और उसके बाद चलेंगे सीधा गीता मोहन के पास मॉस्को, क्योंकि अंत में वहीं से पूरी तस्वीर साफ होगी। राजेश पवार, आज लगभग 1 महीना होने को है युद्ध का, क्या परिस्थिति? देखिए, कीव के हालात वैसे ही हैं जैसे आज सुबह थे। कोई ग्राउंड पे ऑफेंसिव नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, बमबारी रुक रुक के जरूर हो रही है, आर्टिलरी फायर हो रहा है, रॉकेट्स फायर हो रहे हैं दोनों तरफ से। इसके अलावा ग्राउंड पे कोई मूवमेंट नहीं है, कोई बड़ा हवाई हमला नहीं हुआ है, क्योंकि सारी की सारी नजरें इस वक्त, चाहे वो रूस हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों की नजरें ब्रुसेल्स पे टिकी हुई थी कि वहां से क्या निकलेगा, और वहां से कुछ नहीं निकला। देखिए, जहां तक वो बात कर रहे हैं कि अमेरिका तैयार है, नेटो तैयार है किसी प्रकार के केमिकल या जैविक या न्यूक्लियर हमले के लिए यूक्रेन के ऊपर, इन तीनों में से ही यूक्रेन पर ना होना है, ना अभी तक हुआ है, ना आगे होना है। एक आम जानकारी का आदमी ये चीज साफ साफ बता सकता है कि यूक्रेन के अंदर रूस कभी भी न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, और जैविक और केमिकल का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये सिर्फ एक तरह का रेटरिक था, सिर्फ जो उन्होंने बोला है, सिर्फ उनको झूठे ढकोसले जो दे रहे थे वो यूक्रेन को। यूक्रेन समझ रहा है इस चीज को अभी, और मैं आपको बताता हूं कि इस मीटिंग के बाद बातचीत का रास्ता खुलेगा, क्योंकि यूक्रेन समझ गया है कि सिर्फ बातें होंगी। जो फैसले हुए हैं वो सिर्फ नेटो देशों की सुरक्षा के लिए हुए हैं, यूक्रेन के लिए कोई ऐसा महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया गया जो इस युद्ध की दशा या दिशा बदल सके। तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन को इससे कुछ भी सांत्वना मिली है। हाँ, एक ये जरूर हुआ है कि अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि लगभग 1 लाख रेफ्यूजी जो हैं यूक्रेन के यूएस के अंदर लेंगे, लेकिन उसका युद्ध पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओवर टू यू। गीता मोहन, जैसा वो कह रहे थे रेटरिक, ये जो हो हल्ला और असल युद्ध के कदम रूस उठा रहा है, उसके बीच का फर्क हमारे दर्शकों को समझाइए। और जो मुख्य बातें थी जिसको लेकर रूस के पुतिन के बहुत नाराज होने का रिस्क था, एक तो वही नो फ्लाइंग जोन और दूसरा पीस कीपिंग फोर्स, इन दोनों पर तो नेटो ने 10 कदम पीछे ही रख दिया, लगभग साफ ही कर दिया है कि ये नहीं होने वाला। देखिए, बहुत कुछ है जो नेटो ने आश्वासन दिया था, अश्योरेंसेस दिए थे यूक्रेन को, जिस पर वो खरा नहीं उतरा। तो इसीलिए मॉस्को काफी शार्पली फॉलो कर रहा था डेवलपमेंट्स को कि ब्रसल्स में क्या हो रहा है और क्या अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस में हुए हैं अंजना। ना उन्होंने कोई वेपन्स, एक्स्ट्रा वेपन्स, चाहे ज़ेलेंस्की मांगते रहे, लेकिन ना उन्होंने उस पर कोई एश्योरेंस दिया है, ना बूट्स ऑन द ग्राउंड, और ना ही नो फ्लाई जोन। कुछ ऐसी मांगे जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने रखी थी, और मॉस्को ने साफ कर दिया था कि रेड लाइंस जो है वो है कि अगर नेटो या वेस्ट यूक्रेन में घुसता है तो वो
थर्ड वर्ल्ड वॉर का ऐलान होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मॉस्को के लिए अब मॉस्को एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डील कर रहा है यूक्रेन के साथ और वेस्ट के साथ। और राजेश के साथ अग्री करूंगी, अभी अगर यूक्रेन के पास कोई चारा बचा है वो बस निगोशिएशंस है, और निगोशिएशंस के रास्ते ही खुले हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि निगोशिएशंस चलते रहे, जब तक डिमांड्स नहीं मानेगा यूक्रेन तब तक बमबारी बंद नहीं होगी। अंजना, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरें और अपडेट हमारे दर्शकों को देने के लिए। इस बीच रूस को एक साथ 3 मोर्चों पर घेरने की तैयारी की गई है। पहला सैन्य मोर्चे पर, दूसरा आर्थिक मोर्चे पर, तीसरा युद्ध के मोर्चे पर। यकीन मानिए पुतिन ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से उनका बाहर निकलना असंभव है। एक मंच पर, एक टेबल पर दुनिया के तमाम शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्राध्यक्षों ने रूस के खिलाफ आपातकाल मीटिंग की। वही मीटिंग जिसका मकसद है पुतिन की सेना को यूक्रेन की जमीन से वापस खदेड़ना। ये वही इमरजेंसी मीटिंग है जिसमें सुपर पावर अमेरिका के मुखिया बाइडेन मौजूद थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मौजूद थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मौजूद थे, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मौजूद थे। ये वही आपातकाल मीटिंग है जिसमें नाटो में शामिल सभी मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। मीटिंग का ब्लूप्रिंट क्या है, नाटो चीफ से सुनिए। Time for our security. We are united in condemning the Kremlin's unprovoked aggression and in our support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. रूस को रोकने का प्लान तैयार हो गया, वही प्लान जिसमें अब नाटो हर कीमत पर पुतिन की सेना को रोकेगा। यानी अब यूक्रेन में रूस की मनमानी नहीं चलेगी। बाइडेन ने रूस को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है, यूक्रेन पर रूस के अकारण और अनुचित आक्रमण की शुरुआत के 1 महीने बाद नाटो नेताओं ने आज ब्रसेल्स में मुलाकात की। हम रूसी आक्रमण से लड़ने और आत्मरक्षा के उनके अधिकार को बनाए रखने के लिए सैन्य मदद के साथ यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। वहीं ब्रिटेन ने यूक्रेन को 6000 मिसाइलें सप्लाई करने का ऐलान कर दिया। The UK, having been in the lead in giving anti-tank weaponry, is now giving 6,000 more missiles in addition to a lot of other support. But there are now dozens of nations that are supporting the Ukrainians, and we're moving really from a program of supporting resistance to supporting Ukrainian defense of their own country. एक तरफ नाटो की इमरजेंसी मीटिंग में यूक्रेन को सैन्य मदद पर मुहर लग गई, वहीं यूरोपीय यूनियन की बैठक इस मुद्दे पर हुई कि यूरोप के दूसरे मुल्कों को पुतिन की विस्तारवादी सोच से कैसे बचाया जाए। जबकि G7 की मीटिंग में आर्थिक मोर्चे पर रूस पर नए प्रतिबंधों का खाका खींचा गया। इसे आप यूं समझिए कि रूस की सॉलिड घेराबंदी हो गई है। जंग के मैदान में रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो आर्थिक प्रतिबंध से रूस की कमर टूटनी तय है। सबसे पहले समझिए G7 की वॉर से रूस का कंगाली के कगार पर पहुंचना तय है। दरअसल G7 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन शामिल है। बड़ी बात यह है कि 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया था और ये G7 से G8 बन गया था। लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को समूह से निकाल दिया गया। अब G7 रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान करने वाला है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में G7 की 40% हिस्सेदारी है। अब G7 ने आर्थिक मोर्चे पर रूस की बर्बादी का रोड मैप तैयार कर लिया है। आज तक ब्यूरो। रूस के खिलाफ नेटो देश लामबंद हो चुके हैं। रूस की परमाणु जो धमकियों से अमेरिका से लेकर यूरोप तक और सभी नेटो देशों में इस वक्त खलबली मची हुई है। ऐसे में नेटो ने रूस के करीबी देशों में अपने फोर्सेस बढ़ा दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी कल यानी 25 मार्च को पोलैंड का दौरा कर रहे हैं। आइए आपको जरा दिखाते हैं इस वक्त रूस और यूक्रेन से सटे देशों में कितने नेटो सैनिक तैनात हैं। जी हां, रूस से सटे देश एस्टोनिया से शुरुआत करते हैं। एस्टोनिया में नेटो के 1000 एक एक करके आप तमाम देखो। एस्टोनिया से शुरुआत कर रहे हैं, यहां पर 1150 सैनिक तैनात हैं। फिर आप देखिए लातविया में 1650 सैनिक तैयार हैं। बेलारूस में नजदीकी देश लिथुआनिया में 1100 नेटो के सैनिक और 450 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं।
बात पोलैंड की करते हैं तो पोलैंड में आपको दिखाएं, पोलैंड में 1060 नेटो सैनिक हैं, 5750 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। एक एक करके तमाम देशों के, पोलैंड में नेटो ने 3000 अतिरिक्त जो ट्रूप्स हैं उनको भेजा है। इसी तरह से यूक्रेन में आप अगर देखें तो यूक्रेन से सटे रोमानिया में 4000, ये देखिए रोमानिया में 4000 नेटो और इसी के साथ 900 अमेरिकी सैनिक भी वहां पर तैनात है। इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, सब देखिए, स्लोवाकिया, 4000 नए बैटल ग्रुप्स यहां पर तैनात किए गए हैं। तो पूरी तस्वीर इसी के जरिए आप समझेंगे कि किस तरह की तैनाती आसपास के देशों में हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले नेटो देशों में सैनिकों की संख्या में इजाफा किया गया था और अब रूस की परमाणु धमकी के बाद नेटो ने कुछ और नए बैटल ग्रुप्स अपने सदस्य देशों में भेज दिए हैं। और अब आपको दिखाते हैं कैसे यूरोपीय देशों ने भी अब परमाणु युद्ध के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बड़ी खबर फ्रांस से है। जी हां, फ्रांस ने 30 साल बाद अपना परमाणु पनडुब्बियों को समुद्र में उतार दिया है। हम आपको बता दें, फ्रांस दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार है। फ्रांस की ये पनडुब्बियां परमाणु बॉम्ब से लैस मिसाइलों को ले जाने की क्षमता रखती हैं। तो क्या अब पश्चिमी देश वर्ल्ड वॉर का सिग्नल दे रहे हैं? क्या दुनिया परमाणु युद्ध को लेकर अलर्ट हो गई है? नाटो देश रूस की परमाणु धमकी को कितना गंभीरता से ले रहे हैं? यूरोपीय देशों में रूस की एटमी धमकी का कितना असर दिख रहा है? 30 साल बाद फ्रांस ने परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियां क्यों तैनात की हैं? क्यों अचानक से फ्रांस मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है? स्वीडन क्यों यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार सौंप रहा है? क्या पश्चिमी देश दुनिया को वर्ल्ड वॉर का सिग्नल दे रहे हैं? सब कुछ अचानक से नहीं होता है और एक बड़ी पुरानी कहावत है, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। और इस वक्त रूस यूक्रेन में छिड़े युद्ध से परमाणु युद्ध की गंध अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों को आ रही है। कहीं न कहीं इसलिए सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब तक रूसी सेना ने अपनी महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर कई जंगी घातक रॉकेट के जरिए यूक्रेन पर बमों की बारिश की है, लेकिन रूस को अभी तक युद्ध में सफलता नहीं मिली है। इसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर परमाणु हमले का डर सताने लगा है और इसी खतरे को भांपते हुए नाटो के सदस्य देश फ्रांस ने करीब 3 दशक बाद परमाणु बमों से लैस अपनी 3 पनडुब्बियों को समुद्र में उतार दिया है। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब फ्रांस ने अपने 3 पनडुब्बियों को एक साथ समुद्र में गश्त के लिए उतारा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस की ट्रायम्फेंट क्लास की परमाणु मिसाइलों से लैस 4 से 2 पनडुब्बियां अपने ठिकानों से निकल चुकी हैं, जो अटलांटिक महासागर में स्थायी तौर पर गश्त लगा रही हैं। जबकि एक समुद्री पनडुब्बी पहले से समुद्र में मौजूद है। बताया जा रहा है कि करीब 30 साल पहले शीत युद्ध के दौरान 3 पनडुब्बियों को एक साथ तैनात किया गया था। इस दौरान अमेरिका सोवियत संघ के बीच मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को लेकर गतिरोध हो गया था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के सीधे कमांड में आने वाली पनडुब्बियों को रूस की परमाणु धमकी के मद्देनजर तैनात किया गया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं और महीनों तक पानी के अंदर छिपी रह सकती हैं। फ्रांसीसी सबमरीन के अंदर 16 परमाणु से लैस मिसाइलों को ले जाने की क्षमता होती है। ये परमाणु बम 150 किलोमीटर टन का होता है। इसकी मारक क्षमता 6000 से 8000 किलोमीटर तक होती है, जबकि यूक्रेन की राजधानी कीव से फ्रांस की राजधानी पेरिस तक की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है। इस बीच फ्रांसीसी सेना ने हवा से दागे जाने वाले परमाणु मिसाइल का भी सफल परीक्षण करने का अपना इरादा साफ कर दिया है। उधर स्वीडन में भी यूक्रेन को 5000 टैंक रोधी हथियार भेज रहा है। माना जा रहा है कि ये 84 ग्रेनेड लॉन्चर होंगे, यानी रूस को कंट्रोल में करने के लिए हर कोई इंतजाम करने में जुटा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे बड़ी वजह है।
24 घंटे में रूस ने दूसरी बार परमाणु हमले की धमकी दी है। अब संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलांस्की ने परमाणु बमों का जिक्र किया। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने परमाणु हथियारों का जिक्र किया था। रूस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर उनकी तरफ से किसी ने आंख उठाकर देखा तो उनके परमाणु हथियार तैयार हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने क्या कहा है। एक पत्रकार ने पेस्कोव से पूछा, क्या आप मानते हैं या आपका भरोसा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन परमाणु विकल्प का इस्तेमाल नहीं करेंगे? इस पर पेस्कोव ने कहा, अगर हमारे देश पर खतरा आया तो हम इसका इस्तेमाल अपने तय नियम के मुताबिक करेंगे। दुनिया भर के पत्रकार ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई रूस परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन पुतिन की पूरी ब्रिगेड यूक्रेन समेत दुनिया को ये बताने में रत्ती भर हिचक नहीं रही कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री तो चेतावनी भी दे चुके हैं कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन होगा। Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами. Ukraine possesses Soviet technologies and means to deliver nuclear weapons. We cannot ignore the real danger. Let me assure you, a responsible member of the international community committed to its obligations to non-proliferation of weapons of mass destruction. Russia is taking every possible measure to prevent Ukraine from getting nuclear weapons and respective technologies. रूस की इन परमाणु धमकियों को देखते हुए फ्रांस जैसे देशों ने भी अपने एटम बम तैयार कर लिए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के साथ रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। पोलैंड के वॉर्स से गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, क्यू आज तक। इस रिपोर्ट को देखकर बस यही सतर्क रहने की जरूरत है कि ऐसी नौबत ना आए दुनिया में। ये सभी चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग की करतूत ऐसी ना हो जाए कि दुनिया ही विध्वंस के कगार पर पहुंच जाए। इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है, वो आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि खबर इस वक्त ये आ रही है कि यूक्रेन ने रूस पर यह आरोप लगाया है कि फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन में रूस ने फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, ये आरोप अब यूक्रेन रूस पर लगा रहा है। जेलेंस्की ने कहा है आज रूस ने यूक्रेन पर फास्फोरस बम से हमला किया। नेटो देशों से मांगी है सैन्य मदद जेलेंस्की ने, और जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अब हमारे ऊपर फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल रूस कर रहा है, आप सैन्य मदद हमें दीजिए। हालांकि आज की बैठक में न सैन्य मदद के लिए हामी भरी गई है, न जेलेंस्की की जो मांग थी कि नो फ्लाइंग जोन यूक्रेन को बनाया जाए, उसके लिए भी नेटो देशों ने हामी नहीं भरी। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और तमाम नेटो देश ये कह रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन में अपने विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने दुनिया को आगाह किया है कि रूस अब यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला कर सकता है। ऐसे में नेटो देशों ने फैसला किया है कि केमिकल अटैक के खिलाफ वो यूक्रेन का समर्थन करेंगे और यूक्रेन के अतिरिक्त मदद भी पहुंचाएंगे। अब यूक्रेन पर रूस हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले कर रहा है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस ने अपने ब्रह्मास्त्र निकाल लिए हैं। रूस ने यूक्रेन पर किंजल और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल दागी। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका की बड़ी चेतावनी। अमेरिका बोला यूक्रेन पर रूस कर सकता है केमिकल हथियारों का इस्तेमाल। अमेरिका ने कहा यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए बौखलाया हुआ है रूस। इस वक्त दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे हैं कि अब रूस और यूक्रेन युद्ध में दुनिया के सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। और इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। रूसी सेना ने यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल से ऐसे वार किए कि दुनिया देखती रह गई।
पहले रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन में हथियारों के खुफिया गोदाम को उड़ा दिया और उसके बाद तबाही की जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर दी। आवाज से भी तेज गति से मार करने वाली रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले के बीच अमेरिका ने दुनिया को आगाह किया है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध के ये बारूदी पिक्चर दुनिया देख रही है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यूक्रेन के शहर खंडहर बन चुके हैं। हम आपको बता दें कि रूस ने भी पहले अमेरिका पर यूक्रेन में केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने का आरोप लगाया था। केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध और उसके बाद कई बार हो चुका है, जिसमें लाखों लोगों की जान जा चुकी है। अब आपको बताते हैं कि केमिकल हथियार होते क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन यानी OPCW के मुताबिक केमिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। ऐसे सैन्य उपकरण जो खतरनाक केमिकल को हथियार बना सकते हैं, उन्हें भी केमिकल हथियार या रासायनिक हथियार माना जा सकता है। रासायनिक हथियारों की कई श्रेणियां हैं। कुछ रासायनिक हथियार ऐसे होते हैं जिनमें इंसान का दम घोटने वाली रासायनिक गैस जैसे फोस्जीन होती हैं। ये इंसान के फेफड़े और श्वास तंत्र पर हमला करते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति की सांस न ले पाने की वजह से मौत हो सकती है। कुछ रासायनिक हथियार जैसे मस्टर्ड गैस लोगों की त्वचा जलाकर उन्हें अंधा कर देती है। सबसे खतरनाक रासायनिक हथियार नर्व एजेंट्स होते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति के दिमाग और उसके शरीर के बीच संबंध पर हमला करते हैं। इन रासायनिक हथियारों की बहुत छोटी सी मात्रा भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकती है। नर्व एजेंट VX की 0.5 मिलीग्राम से भी कम मात्रा एक वयस्क व्यक्ति को मारने के लिए काफी होती है। युद्ध के दौरान ये सभी रासायनिक एजेंट्स आर्टिलरी शेल, बमों और मिसाइलों के जरिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997 के तहत इसका प्रयोग प्रतिबंधित है। रूस समेत दुनिया के कई देशों ने इस कन्वेंशन पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले इन हथियारों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध 80 के दशक में हुए ईरान इराक युद्ध और हाल ही में सीरिया सरकार द्वारा विद्रोहियों के खिलाफ किया गया है। ऐसे में अमेरिका को अंदेशा है कि रूस अब यूक्रेन युद्ध की अंत कथा लिखने के लिए अपने सारे घातक हथियार निकाल सकता है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको यूक्रेन का दर्द दिखाते हैं, कैसे पुतिन के बारूद से जान बचाकर लोग भाग रहे हैं। एक तरफ तो लगातार बमबारी हो रही है और इसी बीच लोग पलायन भी कर रहे हैं। अच्छी खासी जिंदगी जीने वाले कीव के लाखों लोग अब शरणार्थी बन चुके हैं। यूक्रेन में पुतिन का कहर बरस रहा है। और यूक्रेन के नागरिक जिंदगी बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं। रूसी बमबारी और मिसाइल अटैक से शहर के शहर तबाह हो गए हैं। पूरे यूक्रेन में अब तक करीब 5000 नागरिक मरे हैं। अब तक 1 करोड़ के आसपास लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। कीव की इन तस्वीरों को देखकर कलेजा कांप जाता है। कीव में गूंजते सायरन इस बात का संकेत देते हैं कि भाग सको तो भाग लो, वरना रूसी बमबारी में सब के सब खत्म हो जाओगे। यही खौफ है, यही दहशत है। यूक्रेन के लोगों की सांसें अटकी हुई हैं और वो अपना मकान,
अपना काम, अपना शहर, अपना देश छोड़कर भागने पर आमादा है। लोग यही सोच रहे हैं कि जिंदगी रही तो फिर से सब कुछ पैदा हो सकता है, लेकिन जिंदगी चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यूक्रेन छोड़ने वालों में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा हैं, जिनके चेहरों पर युद्ध और रूस के बारूद का खौफ देखा जा सकता है। Потому что я люблю свою страну. Я хочу жить в Украине, но я не могу жить в Украине сейчас, потому что они все уничтожают. कुछ घायल हैं, कुछ भूखे हैं। फिलहाल अपना देश छोड़ना ही इनका मकसद है, लेकिन ये पता नहीं है आगे इन्हें कहां जाना है, कौन इन्हें पनाह देने वाला है। इस अफरा तफरी को देखिए, सड़कों पर लंबा जाम लगा है, ट्रैफिक सिग्नल फेल हो गए हैं। कीव शहर से तमाम गाड़ियां सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल रही हैं। ऐसी ही अफरा तफरी कीव रेलवे स्टेशनों पर भी है।